23 कह रहे हैं पावर टू मेक रेगुलेशन, मतलब कि CAG is hereby authorized to make a regulation for carrying into effect the provision of this act insofar as they relate to the scope and extent of office। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, स्कोप एंड एक्सटेंट, कितना ऑडिट कर सकते हैं, कितना स्कोप है, ये डिसाइड करेंगे खुद CAG। तो कभी भी एक्सटेंड, ये जैसे अभी आपको मैंने 18 और 22 में कंफ्यूजन दिखाया, 22 और 22 के 3 में आपका मैं दिखाया और 17 में दिखाया, और ऑडिट इसका स्टोर वाला, ये सब बारीक बारीक लाइन पे पड़ी हुई है। इसी तरह इस लाइन पे भी 23 और 24 के भी लाइन में स्कोप पड़ा हुआ है। थोड़ा थोड़ा सा देखो क्या कह रहा है ये, कि पावर टू मेक रेगुलेशन, रेगुलेशन बनाते हैं CAG। क्यों बनाते हैं, कि ये रिलेट कि कितना स्कोप है इनके ऑडिट का और कितने लंबा चादर फैलाना है, ये डिसाइड करते हैं CAG, इंक्लूडिंग lying down for the guidance of the government departments, the general principle of government accounting and the broad principles in regard to audit of receipt and expenditure। हम गवर्नमेंट के रिसीट और एक्सपेंडिचर की जो ऑडिट कराते हैं, तो वो कितने लंबा ऑडिट वो करना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें देखना चाहते हैं, और पूरा का पूरा उनको अपना एक पेरिफेरी जो तैयार करनी है, स्कोप और एक्सटेंट, वो सारा का सारा ये इसी के लिए इन्होंने रेगुलेशन में बनाया हुआ है। तो पूछता है, सिंपली पूछ देता है क्वेश्चन कि CAG को स्कोप और एक्सटेंट, ऑडिट का स्कोप और एक्सटेंड करने के लिए कौन से सेक्शन में प्रोविजन दिया गया है DPC एक्ट के, तो आपका आंसर आएगा 23। ठीक है, 24 में फिर क्या दिया गया है, 24 में दिया गया है कि मैं जब चाहूं ऑडिट को बंद कर दूं, ये है इसका मतलब, कितना चाहूं लंबा चाहूं, ये है 23 में, मतलब स्कोप एंड एक्सटेंट। और ये है कि डिस्पेंस कर दूं, भाई इस कागज की, इस मटेरियल की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो यहीं से रिजल्ट पता चल जाता है। सो CAG इज हियर बाय अथॉराइज्ड टू डिस्पेंस विद when circumstances so warrant any part of the detailed audit of any accounts or class of transaction, and to apply such limited check in relation to such accounts of transaction as may be determined। बच्चे बहुत सिंपल सिंपल, चार चार लाइनें की ये दोनों हैं, दोनों में से एक ही क्वेश्चन आता है और आपको 23 और 24 में खड़ा कर देता है डिसीजन लेने के लिए दो राहे पे। इसमें लिमिटेड वर्ड आ रहा है, ये लिमिटेड की बात कर रहा है कि मुझे कितनी करनी है ऑडिट, मैं छोड़ दूं बाकी मैं नहीं करूं, ये डिसाइड भी करेंगे CAG। और ये पूरा उन्होंने बना रखा है कि मैं किसी का ऑडिट करता हूं तो मैं क्या क्या करता हूं, ये बात है। और मैं क्या क्या करता हूं और करने गया मैं छोड़ देता हूं, लिमिटेशन कर दूं, मैं इतने में ही इस बार करना है मुझे, इतने में मुझे पता चल जाएगा, अब बाकी चीज़ों को मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अब ये इनको कोई प्रेशर नहीं कर सकता कि आपने क्यों ऑडिट इतने का नहीं किया। तो इट इज इन हिज द, ही इज अथराइज टू डू दिस, डिस्पेंस करने के लिए अथराइज्ड है, इसलिए वो ऐसे करते हैं, उनको ही पावर दिया गया है। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था कि 1953 का जो हमारा CAG का कंडीशन ऑफ सर्विस था वो खत्म कर दिया गया ये 1970 एक्ट आने से, तो ये 25 में कवर किया गया। और दूसरा क्या किया गया है कि द रिमूवल ऑफ डाउट्स, इट इज हियर बाई डिक्लेयर्ड दैट ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मीन्स 1971, ऑडिट एंड अकाउंट्स का जो ऑर्डर 1936 में था ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे, और बाद में भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था तो हमने प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे भी CAG के कुछ ड्यूटीज असाइंड किए थे, या हमने एक्सटेंड किए थे कि अभी जब तक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है तब तक ये जो हमने ऑर्डर जब तक प्लेस हुए थे गवर्नमेंट के, वो भी सारे के सारे उसमें कुछ लिखा है। तो अब आपको डाउट अराइज नहीं होना चाहिए क्योंकि सब अब आ गया DPC एक्ट 1971 में, ये सुपरसीड कर गया। तो इसी से आपको पहले वेरीफाई करना है कि एक्सेप्ट एज रिस्पेक्ट्स एनीथिंग डन और एनी एक्शन टेकन देयर अंडर शैल सीज, खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब कोई यही किताब पढ़ के बोले कि CAG की ये ड्यूटी है या CAG का ये कंडीशन ऑफ सर्विस है, मैं बताता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये कह रहा है कि वो बताने की जरूरत नहीं है, वो हमने बंद कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट CAG के ड्यूटी। अब एक आध क्वेश्चन और आगे बच्चे आपके आते हैं
कि अमेंडमेंट्स सीएजी के डीपीसी एक्ट के भी हुए हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के भी अमेंडमेंट हुए हैं, उसी तरह डीपीसी एक्ट के अमेंडमेंट आपके हुए हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछता है पहले कि कितने अभी तक अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो अभी तक 4 अमेंडमेंट हो चुके हैं बच्चे। ठीक है, पहला अमेंडमेंट 76, फिर 84, 87 और 94। देखो याद करना कितना आसान है, 6 7 7 8 76, फिर 84, बीच में 87 तो कह नहीं सकते, तो 84, और यही चार, 8 और 9। तो ये चारों अमेंडमेंट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, 1976, 1984 और 1987 और 1994। तो इन 4 अमेंडमेंट्स हुए हैं, और 4 अमेंडमेंट्स में आपके क्या क्या इंपॉर्टेंस रहा हर अमेंडमेंट का। ये जो ऑलराउंडर्स के नोट हैं, इसमें एक गड़बड़ी जरूर हुई है बच्चे, ये तो खैर दूसरा खुल गया, ये ऑडिट एंड अकाउंट्स का ये खुल गया। ऑलराउंडर्स की नोट में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है कि ये एक ही चीज़ को 2 बार लिख दिया गया, उसको अमेंडमेंट आप कर लोगे, या फिर मैं करके उसको बाद में पोस्ट करूंगा, आप इस किताब से ही अमेंडमेंट एक बार पढ़ लेना। तो पहले तो 4 अमेंडमेंट हुए हैं, और जो अमेंडमेंट हुआ है 1976 वाला अमेंडमेंट हुआ है। ओके, देखो ये क्या कह रहा है कि 1976 का जो पहला अमेंडमेंट हुआ है, उसको हमें क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिला कि 27th ईयर ऑफ रिपब्लिक जब हो गया, क्योंकि 76 में मतलब 50 50 तो हुआ ही 1950, और तब से लेके 27 साल हो गए, 76। ये अमेंडमेंट किया गया पहली बार कि दिस एक्ट में भी कॉल्ड सीएजी की ड्यूटी का अमेंडमेंट एक्ट, पहले तो अमेंडमेंट कहेंगे। कब लागू हुआ, तो फर्स्ट डे ऑफ 1976, सब फर्स्ट डे मार्च ऑफ 1976। और इसमें सेक्शन 10 में इम्प्रूवमेंट किया गया, मतलब अमेंडमेंट किया गया। 10 आपको पता है कि कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स है, सीएजी कैसे कंपाइल करते हैं अकाउंट्स को, है ना। जब मंथली अकाउंट इनके पास आता है तो उसमें ये चीज़ें दी गई हैं कि फर्स्ट प्रोविजन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, नेमली प्रोवाइडेड दैट प्रेसिडेंट में कंसल्टेशन विद सीएजी से कंसल्ट करके ही कोई अमेंडमेंट करते हैं। और शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 10, तो सेक्शन 10 का अमेंडमेंट कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। ठीक है बच्चे। फिर कुछ सेक्शन 11 में भी हुए थे, कुछ वर्ड रिप्लेस हुए थे कि ये इस वर्ड के जगह पे दूसरा वर्ड लिखा गया था ना, बाय एनी अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल की जगह पे बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर। तो इसको आप एक बार ऐसे देख लेना। फिर सेक्शन 22 में भी 11 दूना 22, 10 में हुआ, 11 में हुआ, 22 में तो स्लाइटली मॉडिफिकेशंस हुए हैं, और यहाँ पे लिखा भी है, तो यहीं से आप एक बार पढ़ लो ना, कुछ रिपील हुए हैं और कुछ ऐड हुए हैं। दूसरा 1984 दंगा हो गया 16 मार्च 1984 को, और ये फिर 35th ईयर ऑफ रिपब्लिक, ये तो गिनती आपको पता ही है, 50 साल के बाद फिर हुआ, तो ये हो गया। और ये मॉडिफिकेशन इनके सीएजी के लिए मॉडिफिकेशन हुए, उनके खुद की ये 6 में ए जोड़ा गया, कंटेंट इन दिस, इनसे ही वुड बी बिलोंग टू रिकॉर्डिंग द सर्विस। मतलब आईएएस ऑफिसर होते हैं तो उनकी जो सर्विस आईएएस वालों की जो होती है, कितने ये सैलरी इनकी बढ़ा दी जाए, क्योंकि 20,400 रुपीज़ पर एनम ये इनका पेंशन फिक्स हुआ है ना, रुपीज़ 700 था, स्पेशल पेंशन ऑफ 700, ये पेंशन से रिलेटेड यहाँ पे चेंजेज हुए हैं, वो है 1984 में। ठीक है बच्चे, एक बार आपने पढ़ना है, मेरे नोट्स में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है सेक्शन 14 में भी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चे, आपको याद रखना है, 1984 में चेंजेस हुए हैं। जब पहले था, अभी हो गया है 25 लाख या 75% वाला वर्ड है ना, तो उस समय था 5 लाख। इससे पहले 1984 से पहले 5 लाख के दिन गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती थी कहीं पे, सब्सटेंशियल की बात हो रही है, तो सीएजी को ऑडिट करना होता था 5 लाख एंड 75%। तो 75% वाला क्लॉज चेंज नहीं हुआ है, 5 के बजाय 25 लाख रुपया हो गया है ना। तो ये चेंजेस पूछता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, या तो फिर आपका PC5 में आ जाएगा, या फिर PC22 में आ जाएगा, दोनों में से कहीं ना कहीं एक बार ये क्वेश्चन सेट हो जाता है। तो आप देख ही लिया आपने, इसको कर लेना बच्चे, ठीक है, तो 5 से। और नीचे लिखता भी है
फिर 87 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, ये पढ़ लो, क्या जिसमें क्वेश्चन सर, रिपीट करना सर उसको। तो 5 लाख से 25 लाख बना, बाकी ये 75% एज इट इज है। तो ये आपका मार्च 84 में बना, ये याद रखना बच्चे, क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। अच्छा, नेक्स्ट है ये ओमिशन ऑफ सेक्शन 7 और अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 9। सेक्शन 7 खत्म हो गया, अब सीएजी का सेक्शन 7 में कोई नहीं दिया गया, वो ओमिशन हो गया है। तो वो कब हुआ था, ये 1984 वाले ही सब, 1987 वाले में ये हुआ था, ठीक है बच्चे। और अमेंडमेंट कुछ होता है सेक्शन 9 में। अब लास्ट अमेंडमेंट अभी तक अमेंडमेंट यही हुआ है 26 अगस्त 1984 को, और इसमें ये बताया गया है कि कुछ माइनर वर्ड्स जोड़े गए, वर्ड एंड ऑकरिंग शैल बी दिस नॉट विथ 6D में भी हुए, उनके पेंशन से रिलेटेड चीजें, कितना अमाउंट ऑफ पेंशन उनका बनेगा, ठीक है। ये बच्चे आपका इम्पोर्टेंट जजमेंट है कुछ, है ना, कि इसमें तो डीपीसी से कंसर्न नहीं है, फिर भी पहले ये सिचुएशन आ गया था कि सीएजी को परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं कर सकते हैं, ऐसा था, है ना। सीएजी को 3 तरह की ऑडिट होती ही 3 तरह से बच्चे। एक तो होती है फिनांस ऑडिट, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन जानना, फाइनेंशियल पोजीशन जानना कि क्या हमारा गवर्नमेंट ने पैसे दिया था उसको इन्वेस्टमेंट उसी के अकॉर्डिंग खर्च हुए हैं, क्या बचे हैं। एप्रोप्रिएशन ऑडिट और फिनेंशियल ऑडिट जानना हमारा फाइनेंशियल ऑडिट कहलाता है, या फाक कहलाता है, फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट। मतलब जो फाइनेंस के गणित के जो आंकड़े बनते हैं उसके ऑडिट करने का काम सीएजी करते हैं। फिर रूल रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने बना के दिए हैं, वो रूल रेगुलेशन सारे के सारे ऑफिसेज में इम्प्लीमेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, कोई खर्चा किया जाता है या कोई रिसिप्ट ली जाती है, तो वो रूल्स का देखा जाता है। यहाँ तो पैसे का देखा तो फिनांस ऑडिट, यहाँ पे रूल्स का देखा तो कंप्लायंस ऑडिट, और तीसरा ऑडिट गवर्नमेंट करेगी, सॉरी सीएजी करेंगे, वो है परफॉर्मेंस, कि भाई जिस चीज के लिए सामान खरीदा गया था वो पैसा इकोनॉमिकल था कि नहीं था, कम पैसे में खरीदा गया कि नहीं खरीदा गया, इफेक्टिव था कि नहीं था, मतलब आपने जो चीज खरीदा है वो उसका इफेक्ट है कि नहीं। आपने मान लो कि 10 लाख की फोटो स्टेट मशीन खरीद ली, और फोटो स्टेट मशीन खरीदने के बाद उसका वही काम हो रहा है जो 5,000 की फोटो में स्टेट मशीन है उसी टाइप की कर रही, तो इफेक्टिव नहीं हुआ ना, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकल था कि नहीं, कम खर्च में था कि नहीं, इफेक्टिव था कि नहीं, और तीसरा तीसरा क्या ऑडिट होता है, तो ट्रिपल ई चेक करते हैं सीएजी कि ये इकोनॉमिकल था कि नहीं, कम खर्चे में, मतलब सही सही रेट में खरीदा गया कि नहीं, है ना, जो सबसे कम पैसे में बेच सकता था उससे खरीदा गया कि नहीं, और क्वालिटी अच्छी थी कि नहीं, जो इफिशियंसी है कि नहीं, जो भी काम के लिए हम खरीदे गए हैं वो उसकी इफिशियंसी है कि नहीं, और इफेक्टिवनेस है कि नहीं, प्रभावकारी है कि नहीं। तो ये जब ऑडिट करने के लिए सीएजी जाते हैं तो इनको बोल दिया, ये कोर्ट में केस चली गई कि सीएजी को ऐसा पावर है ही नहीं कि सीएजी परफॉर्मेंस ऑडिट कर सके। ये सीएजी काम नहीं देखना है कि सामान खरीदा गया तो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इफेक्टिव है कि नहीं है, जरूरत थी कि नहीं जरूरत थी, इससे सीएजी को क्या कंसर्न है, ये सिर्फ जाके अपना आउट ऑफ वे काम कर रहे हैं। ये 3 ट्रिपल ई सीएजी का काम नहीं है, इकोनॉमी, इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस सीएजी काम नहीं है। तो ये केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, है ना, और इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया, 2013 का केस था, कि नहीं, सीएजी को परफॉर्मेंस ऑडिट करने का अधिकार है, और ये सीएजी के रेगुलेशन में लिखा है, जो 2007 जो सेक्शन 23 है डीपीसी एक्ट का, जिसमें बताया गया है कि सीएजी क्या क्या अपने से स्कोप और एक्सटेंट बना सकते हैं। तो सीएजी ने एक स्कोप बना दिया अपना, कि मुझे तो ऑडिट में वो भी देखना है कि सामान खरीदा गया वो इकोनॉमिकल था कि नहीं था, इफेक्टिव था कि नहीं, इफिशियंसी थी कि नहीं थी, और इफेक्टिवनेस था कि नहीं था, मैं देखूंगा।
इसका पावर उन्होंने यूज किया, 23 का रेगुलेशन बना दिया। और जब इनको पावर दिया गया, इन्होंने यूज कर लिया। अब यूज कर लिया तो फिर किसी को दिक्कत कैसे हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया कि नहीं, सीएजी को परफॉर्मेंस ऑडिट करने का भी अधिकार है, इसलिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ही थ्रू बात आगे बढ़ी है। तो ये तब से परफॉर्मेंस ऑडिट भी सीएजी करते हैं। और ये कुछ डिसीजंस हैं, इसमें हमें ज़्यादा टू मच में जाने की जरूरत नहीं है। जितने सर वो क्वेश्चन कौन से साल से शुरू हुआ है सर परफॉर्मेंस ऑडिट? 2013 की बात। क्लास यहीं बंद करता हूँ, मैं दूसरे में जाऊँगा तो फिर आपका मूड जो है उतना थॉट कलेक्ट नहीं हो पाएगा। हम पढ़ाएंगे कल रेगुलेशन, और रेगुलेशन और डीपीसी एक्ट से बच्चे आपको क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं। पीसी 5 हम लोग पढ़ रहे हैं ना, पीसी 5 में ज़्यादा नहीं आते हैं। तो डीपीसी एक्ट में से 2-3 क्वेश्चन और रेगुलेशन में से 2-3 क्वेश्चन मिला के यही जाके 7-8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, यही इनका लिमिट है। इससे ज़्यादा आज तक एवरेज इन्होंने अधिक निकाला ही नहीं निकाला, ठीक है। बट हमें पढ़ना तो सारे ही है। तो ये हो गया। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि सिलेबस में मेरा छूटा क्या है, और आपको ज्यादा कहाँ से आता है सर? डीपीसी एक्ट से आता है क्वेश्चन। डीपीसी एक्ट का जो शुरुआती है ना, जो 1 से लेके 9, 1 से लेके नहीं, 3 से लेके 9 तक सेक्शन, उसमें भी कभी कोई पूछ देता है कि कौन सा सेक्शन ओमिट हो गया, जैसे सेक्शन 7 हो गया, या पेंशन कहाँ पे लिखा गया है, या इनका टेन्योर कितने साल का होता है। तो वो भी एक लाइन का पढ़ने वाली चीज है, तो एक बार पढ़ लेना आप लोग। उसमें थॉट लेवल पे बात नहीं थी, इसलिए मैं डिस्कस नहीं किया हूँ, ठीक है ना। आपको करके दिखाऊं उसको, या आज पढ़ ले कल अलॉट कर दूं, कल तक का टाइम दे दूं 24 आवर, या बोलो जैसा करो। क्योंकि इस वीक एंड में बच्चे मुझे आप लोगों से आगे पीसी 5 पे एक फुल सिलेबस भले मोले दे दूंगा, बाकी पीसी 5 नहीं चलाना है, ठीक है। बंद करूं? ओके।